अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक और इस्लाह जो उन्होंने की, ठीक है, वो थी सनती इस्लाहात। सनती जो है, सनती इस्लाहात। अब सनत से क्या मुराद है? सनत से मुराद है कि आप लोगों की एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री जो है, उस तरह की बहुत सारी और फैक्ट्रियां हैं, उन सारी फैक्ट्रियों को एक ही अम्ब्रेला के अंदर, एक ही छत तले जब देखा जाता है, ठीक है, तो इसको एक सनत कहा जाता है। जैसा कि मुख्तलिफ फैक्ट्रियां हैं, ठीक है, लोहे की कारखाने हैं मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, उन सारी कारखानों को अगर हम एक ही लफ्ज के अंदर देखेंगे तो हम उसे कहेंगे कि ये लोहे की सनत है, ठीक है। इसी तरह चमड़े का अगर मुख्तलिफ फैक्ट्रियां हैं, उन सारी फैक्ट्रियों को अगर हम एक साथ जो है वो उनको बयान करेंगे तो हम कहेंगे कि ये चमड़े की सनत है। तो इन्होंने सनतों के हवाले से कुछ इस्लाहात की, और वो इस्लाहात क्या थी? अब जाहिर सी बात है, इससे पहले जो इन्होंने दो चीजें की वो इस तरह से ये अप्लाई नहीं कर सकते थे, लोगों को वो हुकूक जो है वो उसके अंदर नहीं मिल सकते थे अगर पूरी तरह से वो सही तरह से इंप्लीमेंट ना हो सके। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा कि सनतों के हवाले से भी कुछ इस्लाहात होने चाहिए। अब इन्होंने वो इस्लाहात क्या की? इन्होंने क्या किया कि शुरू के अंदर तकरीबन 22 कारखाने, ठीक है, 22 सनतें, उसके बाद जो है 10 और सनतें, इनको नेशनलाइज कर दिया। नेशनलाइज, ठीक है, यानी इनका कौमियाना हो गया। अब ये सनत जो कि एक शख्स की थी, जैसे एक फजल रहमान है, ठीक है, उसकी एक सनत थी लोहे की। अब हुकूमत ने क्या किया कि ये सनत जो है ये अब उसकी नहीं रहेगी, बल्कि ये सनत हुकूमत की रहेगी, और हुकूमत की मर्जी है कि लोगों को तनख्वाह कितनी दे, इसके अंदर जो है वो मुलाजमीन को कितना रखे, मुलाजमीन जो है उनको उनसे काम कितना ले, या इसका जो मुनाफा है वो कितना होना चाहिए, या जितना भी मुनाफा है वो हुकूमत को होगा, ठीक है। और वो शख्स जो है उससे ये चीज छीन ली गई। अब ये चीज जब छीन ली गई, इसके अंदर काफी सारी सनतें थी, ठीक है, खासतौर के ऊपर लोहे की जो सनतें हैं, फौलाद की मुख्तलिफ सनतें हैं, ट्रैक्टर के पुर्जे बनाने वाली सनतें हैं। अब जब इन्होंने ट्रैक्टर के ऊपर सब्सिडी लोगों को दी हुई थी, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि अगर ये ट्रैक्टर्स खुद बनाएंगे, इनको ट्रैक्टर्स बनाना जो है वो सस्ता पड़ेगा, तो ये लोगों को भी सस्ती प्रोवाइड कर सकेंगे ट्रैक्टर्स। और उसके नतीजे के अंदर इन्होंने इसके लिए ये लोहे की, अच्छा, जो बाकी आपके जो डिफेंस के हवाले से जो चीजें हैं उनको भी इन्होंने कौमिया लिया कि ये अपनी गिरफ्त के अंदर इन चीजों को रख सकें और इनको ऐसे ही चला सकें कि जिस तरह ये चलाना चाहते हैं। तो जब ये नेशनलाइजेशन हुई तो इसका एक नुकसान जो है वो, अच्छा, इन्होंने इसके अंदर एक काम ये किया कि जो बाहर से सरमायादार आए हुए थे, जिन्होंने बाहर का सरमाया जो है वो आपके मुल्क के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ था, यहाँ पर सरमायाकारी की हुई थी, उनको इन्होंने अलबत्ता तहफ़्फ़ुज़ दिया। लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर सरमायादार थे, जो पाकिस्तान के लोग थे, और वो इस चीज़ को जो उनकी जो फैक्ट्रियाँ थी, कारखाने थे, वो उनसे ले ली गई, तो उसका असर उनके ऊपर बहुत बुरा पड़ा, और इसकी वजह से नुकसान भी हुए और कुछ फायदे भी हुए। अब इसका फायदा जो है वो क्या था, ये आपका सवाल जो है वो आपका आ सकता है। फायदा इसका ये हुआ कि हुकूमत की गिरफ्त जो है वो मजबूत हुई। अपने इन इंडस्ट्रीज के ऊपर, इन सनतों के ऊपर हुकूमत की गिरफ्त मजबूत हुई। इसका मुनाफा भी वो ले सकते थे, इसके अंदर मुलाजमीन जो है उनकी तनख्वाहें हो या जितने मुलाजमीन हो उन सबको ये प्रॉपर्ली मैनेज कर सकते थे, ठीक है। तो हुकूमत की गिरफ्त जो है वो मजबूत हुई, इसका ये फायदा हुआ, ठीक है। अब इस फायदे के साथ साथ एक नुकसान भी हुआ, ठीक है। ये सवाल आपका जो है वो आ सकता है कि आपके पास भुट्टो साहब ने जो इस्लाहात की, ठीक है, उनका फायदा हुआ मुल्क को या नुकसान हुआ। अब जाती तौर के ऊपर, इनफरादी तौर के ऊपर तो इन चीजों के फायदे हुए, लेकिन इज्तिमाई तौर के ऊपर इसका नुकसान क्या हुआ कि एक जाहिर सी बात है, अगर मैं यहाँ पर सरमायाकारी करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहता हूँ या कारखाना खोलना चाहता हूँ, और मुझे ऐसा लगे कि यहाँ का माहौल ऐसा है कि कुछ साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद जब मैं उसको एक अच्छी सतह के ऊपर ले जाऊंगा तो हुकूमत मुझे ये चीज ले लेगी। तो अगर हुकूमत मुझे ये चीज ले लेगी, मेरे पास कुछ बचेगा ही नहीं, तो फिर मुझे क्या जरूरत है यहाँ पर सरमायाकारी करने की। तो इसकी वजह से जो इंडिविजुअल्स थे, इनफरादी तौर के ऊपर वो सरमायाकारी करने से घबराने लगे और वो सरमायाकारी नहीं करते थे, अपना पैसा जो है वो अपने पास रखते थे, और ज्यादा से ज्यादा मौके जो रोजगार के मिल सकते थे या वो बना सकते थे, उससे उन्होंने इज्तिनाब करना शुरू किया। तो ये इसका सबसे बड़ा नुकसान हुआ, ठीक है। और इज्तिमाई तौर के ऊपर सरमायाकारी कम होने लगी, ठीक है। सनतों के हवाले से जो सरमायाकारी है वो कम होने लगी, और ये इसका सबसे बड़ा नुकसान था। और इसकी वजह से जाहिर सी बात है कि जब नई फैक्ट्री लगती है तो उस नई फैक्ट्री के अंदर काफी सारे मुलाजमीन जो है उनको काम के मौके मिलते हैं, आपकी सनत चलती है, आप रॉ मटेरियल बाहर से मंगवाते हैं, यहाँ से फाइन मटेरियल बनता है, उसको बाहर एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, और बाहर एक्सपोर्ट करने के नतीजे के अंदर आपको और डॉलर्स मिल सकते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो इज्तिमाई मुआशी हालत है वो बेहतर हो सकती थी। लेकिन ये जो इन्होंने इस्लाह की थी, इसका पाकिस्तान को इज्तिमाई तौर के ऊपर नुकसान हुआ। इनफरादी तौर के ऊपर तो जाहिर सी बात है कि लोगों की तनख्वाहें बेहतर हुई, लोग उसके अंदर ऐसी इंडस्ट्रीज थी जहां पर 10 बंदों की जरूरत थी, और वहां पर हुकूमत ने जो है अपने सियासी फायदे के लिए जो है अगर 20 लोगों को भर्ती करना हुआ तो वो 20 बंदों को उन्होंने भर्ती कर दिया। जिस तरह आपके पास स्टील मिल वगैरह का आप सुनते हैं कि स्टील मिल आजकल खसारे के अंदर चल रही है, पीआईए खसारे के अंदर चल रही है, तो ये क्यों चल रही है? क्योंकि ये नेशनल आपके पास सनतें हैं, ठीक है, और इसके अंदर अगर जरूरत है 10 बंदों के काम करने की, तो हुकूमत ने यहाँ पर अपने सियासी फायदे के लिए 100 बंदों को एम्प्लॉय किया हुआ है, उनको तनख्वाहें भी जेब से दे रहे हैं, जिसकी वजह से वो फायदा कर नहीं पा रही जो कि इनको करना चाहिए। तो इसके नतीजे में इज्तिमाई तौर के ऊपर जो है वो मुल्क को नुकसान पहुंच जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ इन्होंने जो इस्लाह की, ठीक है, ये 3 नंबर इस्लाह है आपकी। और इसके साथ एक और इस्लाह जो इन्होंने की, ठीक है, वो बीमा जिंदगी और जो बैंक थे उसके हवाले से इन्होंने इस्लाह की।
अब बीमा जिंदगी क्या चीज है? लाइफ इंश्योरेंस आप लोगों ने सुना होगा। लाइफ इंश्योरेंस क्या चीज है? लाइफ इंश्योरेंस ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक कंपनी है, और वो आपसे कहती है कि आपने साल में मुझे 1 लाख रुपए देने हैं, आपने अगले 20 सालों तक मुझे हर साल 1-1 लाख रुपए देते जाना है, और अगर इस दौरान आपकी डेथ हो जाती है किसी एक्सीडेंट के अंदर, तो मैं आपके खानदान वालों को 50 लाख दूंगा, या मैं आपके खानदान वालों को 1 करोड़ दूंगा। इस तरह की मुख्तलिफ पॉलिसीज हो सकती हैं, ठीक है। तो उसको बीमा जिंदगी कहते हैं कि यानी अगर आप उनको किस्तों के अंदर ये पैसे देंगे और दौरान मेच्योरिटी से पहले जब उसकी वो मियाद पूरी नहीं होती और वो टाइम गुजर जाता है, तो आपको वो पैसे कई गुना ज्यादा करके वो आपके खानदान को देंगे, ठीक है। तो और अगर आपके 20 साल पूरे हो जाते हैं, तो जो पैसे आप उनको दे चुके हैं, यानी 20 लाख आप उनको दे चुके हैं, तो वो 20 लाख रुपए आपको वापस कर देंगे, ठीक है। अब बीमा जिंदगी जो है वो ये चीज कैसे कर सकती है? यानी आपके जहन के अंदर ये सवाल तो आता होगा कि जाहिर सी बात है, मैंने 1-1 लाख दिए, 20 लाख दिए, और 20 लाख के बदले में मुझे 50 लाख या 1 करोड़ मिलते हैं, तो ये कैसे मिलते हैं? तो इसके लिए ये चीज है कि असल में होता यह है कि अगर 100 लोग हैं, ठीक है, आपके पास 100 लोग हैं, और वो 100 लोग जो है वो 1-1 लाख रुपए देते हैं, इसका मतलब है कि आपके पास 1 करोड़ रुपया जो है वो सालाना इस ऑर्गेनाइजेशन, जो इंश्योरेंस की जो कंपनी है, उसके पास पहुंच गया। अब इस 1 करोड़ को वो क्या कहते हैं? वो इसको इन्वेस्ट कर देते हैं किसी और बिजनेस के अंदर, और उस बिजनेस से जो प्रॉफिट आता है, ठीक है, उस प्रॉफिट को वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर मल्टीप्लाई करते जाते हैं, उसको और जगह पे इन्वेस्ट करते हैं, उसको और जगह पे इन्वेस्ट करते हैं, और इस तरह मुसलसल इन्वेस्टमेंट के बाद उसके जो प्रॉफिट्स आते हैं, उसके जो बेनिफिट्स आते हैं, वो बेनिफिट्स उस कंपनी को और ज्यादा अमीर बनाते जाते हैं, ठीक है। तो वो जो इनिशियल सरमाया है वो आप लोगों से इकट्ठा किया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि एक्सीडेंट्स के दौर के अंदर या जो इन्होंने पॉलिसीज बनाई होती हैं, तो अगर 100 लोग हैं, तो ये लाजमी नहीं है कि 100 लोग के अंदर जो है वो 100 के 100 जो है उनको एक्सीडेंट्स हो जाएंगे और उनको उनको पे बैक करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन होता यह है कि 100 लोग हैं, उन्होंने अंदाजा लगाया होता है कि कैसी सूरत हाल आ सकती है, तो पुराना जो डाटा होता है उसकी बेस के ऊपर उन्होंने ये अंदाजे लगाए होते हैं, प्रेडिक्शन की होती है, ठीक है। तो उसी हवाले से इन्होंने ये प्रीमियम्स रखे होते हैं। तो वो ये करते हैं कि इन पैसों को वो इन्वेस्ट करने के बाद जो प्रॉफिट आता है, और अगर किसी का एक्सीडेंट हो चुका है, ठीक है, और इनको पे करना है, तो वो उस प्रॉफिट में से उनको पे बैक कर देते हैं, और अपनी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको आहिस्ता आहिस्ता मल्टीप्लाई करते जाते हैं। और दूसरी चीज आपके पास बैंक है। अब बैंक क्या करती है? बैंक एक ऐसा इदारा है कि जिसके पास ज्यादा पैसे हैं, उसे पता नहीं है उन पैसों के साथ उसने क्या करना है, तो वो अपने उन इजाफी पैसों को बैंक के अंदर रख देता है। और बैंक क्या करती है? जिसके पास पैसे नहीं है लेकिन उसके पास आइडियाज हैं कि मैंने एक कारोबार चलाना है, ठीक है, तो वो उन लोगों को वो पैसा लेंड कर देती है, उनको कर्ज दे देती है इंटरेस्ट के ऊपर, ठीक है। तो जिसके पास पैसा था उसने बैंक को दिया, जिसके पास पैसा नहीं था बैंक ने उसको दिया, और उसने आगे से उसके ऊपर कारोबार किया और बैंक ने उसके ऊपर उससे इंटरेस्ट लिया, ठीक है। अब भुट्टो साहब ने यह किया कि बैंक और बीमे जिंदगी जो है, इन दोनों चीजों को भी नेशनलाइज कर दिया। इंश्योरेंस की जितनी भी कंपनियां थी उन सबको स्टेट लाइफ इंश्योरेंस जो है, ठीक है, स्टेट लाइफ आप लोगों ने नाम सुना होगा, इसके अंदर कर दिया, ठीक है। और स्टेट लाइफ इंश्योरेंस जो है उस एक कॉर्पोरेशन के अंदर ये सारी जो कंपनियां थी उनको हुकूमत ने अपने कब्जे में ले लिया, और दूसरी इसी तरह जितने भी बैंक थे, प्राइवेट बैंक, उन सबको स्टेट बैंक जो है उसकी तहवील में ले लिया, ठीक है। और इसका भी नुकसान यह हुआ कि इज्तिमाई तौर के ऊपर जो सरमायाकारी थी आपकी कम होने लगी। जाहिर सी बात है कि आप वो मेहनत नहीं करेंगे जब आपको जाती तौर के ऊपर फायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसका इज्तिमाई तौर के ऊपर मुल्क को नुकसान होना शुरू हुआ। अच्छा, अब इसके अलावा जो उन्होंने एक और इस्लाह की, वो आपके पास थी तालीम में। एक और इस्लाह जो उन्होंने की वो क्या थी? तालीमी इस्लाहात उन्होंने की, ठीक है, तालीमी इस्लाहात। अब तालीमी इस्लाहात उन्होंने क्या क्या की? उन्होंने क्या किया कि आपके पास स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है, इन यूनिवर्सिटीज, इन स्कूलों के अंदर और इन कॉलेजेस के अंदर तालीम हासिल करना जो है काफी महंगा पड़ता है एक आम आदमी के लिए। तो उसने ये आम आदमी को फायदा पहुंचाने के लिए क्या किया कि इनको भी नेशनलाइज कर दिया, यानी स्कूल भी सरकारी होगा, कॉलेज भी सरकारी होगा, और यूनिवर्सिटी भी सरकारी होंगी। तो इस सूरत हाल के अंदर एक आम आदमी को फायदा हुआ, ठीक है, सरकारी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज, ठीक है। अब इन चीजों के अंदर आपके पास जो तालीम है वो काफी हद तक सस्ती मिलती है, और आजकल के दौर के अंदर भी एक तालीमी अखराजात जो एक स्कूल के अंदर आते हैं, ठीक है, तो एक गरीब आदमी के लिए काफी आसान है कि वो वहां पर तालीम हासिल कर सके, ठीक है। इसी तरह कॉलेज के अंदर भी, इसी तरह यूनिवर्सिटी के अंदर भी। लेकिन भुट्टो साहब ने गलती यहां पर ये की, या उन्होंने एक ऐसा काम किया जिसकी वजह से वो पूरी तरह से तालीमी जो फवाइद थे वो एक लोगों को पहुंच नहीं सके, ठीक है। उन्होंने ये गलती ये की कि इन्होंने तमाम के तमाम तालीमी इदारे जो है उनको नेशनलाइज नहीं किया, उनको सरकारी तौर के ऊपर सरकारी तहवील में नहीं दिया, बल्कि जिस तरह की बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, बीकन हाउस हो गया, ठीक है, फोबेल्स हो गए, या ये इंस्टीट्यूशंस इन्होंने ऐसे ही रहने दिए, ठीक है, प्राइवेट ही रहने दिए, और कुछ जो तालीमी इदारे थे उनको इन्होंने सरकारी कर दिया। तो अब इसकी वजह से फर्क ये आया कि जो अमीर और गरीब हैं, ठीक है, अमीर और गरीब, उनका जो तबकाती फर्क है वो इसकी वजह से बढ़ गया। यानी जाहिर सी बात है, गरीब बच्चा है, ठीक है, वो सरकारी स्कूल में जाएगा, अमीर बच्चा है वो प्राइवेट स्कूल के अंदर जाएगा, उसको वो चीजें मिलेंगी, वो फवायद मिलेंगे जो एक गरीब आदमी को नहीं मिल रहे। तो इसकी वजह से ये फर्क जो है वो काफी बढ़ गया। और दूसरा नुकसान इसका यह हुआ कि सरकारी तहवील के अंदर लेने के बाद, या सरकारी तौर के ऊपर ये स्कूल अपने कब्जे में लेने के बाद, उनका मायार जो है वो बहुत ज्यादा कम हो गया, ठीक है। जो तालीमी मायार है सरकारी इदारों का, उसके अंदर कमी आई। तो गरीब का बच्चा तालीम हासिल करने के बाद भी
उस मायार की तालीम नहीं हासिल कर पाता था जो कि एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या प्राइवेट स्कूल कॉलेज के अंदर उसको दी जाती थी। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर भर्तियां उस लिहाज से नहीं होती, प्रोसेस स्लो होता था। अब एक स्कूल के अंदर अगर 30 टीचर्स की जरूरत है, ठीक है, और इसका जो प्रोसेस है वो इतना लेंथी है कि वो 30 टीचर्स पूरे होने के अंदर 4 5 6 साल लग जाते हैं। तो जब वो 4 5 6 साल लगेंगे तो उस दौरान बच्चों की तालीम का काफी ज्यादा जो है वो हो चुका होगा। ठीक है, दूसरा नुकसान इसका ये हुआ कि एक क्लास के अंदर अगर एक कैपेसिटी है, एक टीचर पढ़ा सकता है 40 स्टूडेंट्स को, 40 स्टूडेंट्स को, ठीक है, उसकी क्लास के अंदर 100 बच्चे बैठे हुए हैं, तो वो उनके ऊपर वो तवज्जो नहीं दे सकता जो कि उसे देनी चाहिए या जो उन बच्चों का हक है जो उनको मिलनी चाहिए। तो ये चीजें जो है इन्होंने मजमूई तौर के ऊपर तालीमी मायार जो है उसको कम कर दिया। ठीक है, और इसके अलावा जो इन्होंने इस्लाहात की, ठीक है, वो थी ज़रई इस्लाहात। ठीक है, ज़राअत के शोबे के अंदर इन्होंने कुछ और इस्लाहात की। ज़रई इस्लाहात यानी जो ज़राअत है, जब आप जो पाकिस्तान की बैकबोन समझी जाती है, ठीक है, जो पाकिस्तान जिसकी वजह से मजबूत होता है, उसके अंदर भी इन्होंने कुछ इस्लाहात की। अब उसके अंदर इन्होंने क्या किया, एक शख्स है, एक जागीरदार है, उसके पास हजारों एकड़ जमीन है, ठीक है, तो इन्होंने ये पाबंदी लगाई कि ये हजारों एकड़ जमीन वो अपने पास नहीं रख सकता। ठीक है, दो किस्म की जमीनें होती हैं। ठीक है, एक होती है नहरी जमीन, यानी ये एक ऐसी जमीन है कि जिसके अंदर प्रॉपरली सही तरीके से आप आबपाशी कर सकते हैं, पानी दे सकते हैं। ठीक है, पानी की अवेलेबिलिटी जो है वो आपके पास बहुत आसान होती है, तो आप अच्छी तरह से फसल जो है उसको उगा सकते हैं और फसल का जो है वो फायदा ले सकते हैं। तो इन्होंने नहरी जमीन के लिए ये हद मुकर्रर कर दी कि 150 एकड़ जमीन जो है, इससे ज्यादा जमीन आप नहीं रख सकते। जाहिर सी बात है, मेरे पास 2000 एकड़ या 1000 एकड़ जमीन थी और मेरे को ये पाबंदी लगा दी गई कि आपके पास सिर्फ 150 एकड़ जमीन रहेगी और बाकी 850 एकड़ जमीन जो है ये बाकी लोगों के अंदर जो है दूसरे लोगों के अंदर तकसीम कर दी जाएगी ताकि उन लोगों को फायदा हो। अब मुझे एक शख्स को तो नुकसान हुआ इसका, लेकिन अगर बाकी 8 लोगों को ये जमीन बेच दी गई है, दे दी गई है, तकसीम कर दी गई है, या थोड़ी थोड़ी करके जो है ये 10 लोगों को दे दी गई है, तो इसके सियासी फवायद भी थे और इसकी ज़राअत के हवाले से भी फवायद थे। जाहिर सी बात है, मैं जमीन संभाल रहा हूँ, मैं 1000 एकड़ को वैसे नहीं संभाल सकता, ठीक है, लेकिन अगर ये 10 बंदे संभालेंगे, ठीक है, तो वो इसको अच्छी तरह से संभाल भी सकते हैं, इसकी जो यील्ड है वो भी बढ़ा सकते हैं, इसकी प्रोडक्शन उसकी वजह से ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, दूसरी जमीन जो है वो बारानी जमीन थी, यानी इसके अंदर आबपाशी का कोई खास निजाम नहीं है। अगर बारिश हो गई तो उसको पानी मिल जाएगा, बारिश ना हुई तो उसको पानी नहीं मिलेगा। अब इस जमीन की हद इन्होंने मुकर्रर कर दी कि 300 एकड़ से ज्यादा जमीन जो है ये किसी शख्स के पास नहीं होगी। ठीक है, तो ये हद मुकर्रर करने का एक ये नुकसान हुआ कि जो बड़े जागीरदार थे उनकी वजह से उनके साथ दुश्मनी शुरू हो गई। ठीक है, उन्होंने जाहिर सी बात है मुझसे जमीन ले ली जाएगी तो मैं उस शख्स को पसंद तो नहीं करूंगा कि इसने मेरे से जमीन ले ली, और जो लोग थे जो मेरे मुआशरे के अंदर या मुझसे तबके के तौर के अंदर गरीब थे उनको ये जमीन बेच दी गई, उनको मेरे लेवल के ऊपर जो है वो इन्होंने लाकर खड़ा कर दिया। तो इसकी वजह से भुट्टो साहब जो है उनको काफी सारी अपोजिशन का भी सामना करना पड़ा। बाद में इन्होंने इन इस्लाहात को रिवर्स करने की भी कोशिश की, लेकिन उसके बाद इनकी हुकूमत जो है वो खैर रही नहीं। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने एक और जो इस्लाह की, ठीक है, ज़रई शोबे के अंदर जो पहली इस्लाहात हो चुकी थी, बीज वगैरह उन चीजों को जो सब्सिडाइज किया था, उनके ऊपर जो रायत दी थी, उसके अलावा इन्होंने एक और जो ज़राअत के शोबे के अंदर काम किया वो ये किया कि मज़ारीन जो थे, यानी मेरा एक जमीन है, मेरी जमीन के ऊपर काम करने वाले लोग हैं, उन लोगों को भी कुछ हुकूक इन्होंने दिए। ठीक है, उन लोगों के हुकूक के अंदर इन्होंने पहला हक ये दिया कि उनको हक शिफा दिया। अगर मैं अपनी जमीन किसी को देना चाहता हूं तो मैं उस वक्त तक नहीं दे सकता, ठीक है, जब तक कि जो मज़ारीन मेरे पास हैं, ठीक है, और वो कहते हैं कि मैं ये जमीन खरीद सकता हूं, तो पहला हक उनका है कि वो इस जमीन को खरीदें। इसके अलावा दूसरा काम उन्होंने ये किया मज़ारीन के हक में कि मैं किसी भी मज़ारे को, ठीक है, जो मेरे खेत के ऊपर काम कर रहा है उसको बेदखल नहीं कर सकता, यानी मैं उसको निकाल नहीं सकता कि बस आज के बाद तुम यहां नहीं रहोगे, मेरे साथ काम नहीं करोगे, मैं कुछ और करूंगा, जब तक कि मेरे पास एक सॉलिड ग्राउंड ना हो। उसको मैंने जो चीजें दी हुई हैं, उसने जो लगान देना है मुझे या जो उसने बटौती देनी है, उन चीजों को जब तक वो प्रॉपरली फॉलो कर रहा है तब तक मैं उसे बेदखल नहीं कर सकता। मेरे पास प्रॉपर ग्राउंड होनी चाहिए जिसकी बेस के ऊपर मैं उसको बेदखल करूं। ठीक है, तो अब ये सारी चीजें आपके पास ऐसी हैं जो कि भुट्टो साहब ने इस्लाहात की थी। अब इनके कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। आप लोगों से ये सवाल आ सकता है, ठीक है, जो स्टूडेंट लर्निंग आउटकम के तौर के ऊपर जो सवाल आते हैं तो वो इस तरह नहीं आते कि आपको पूरे का पूरा ये दे दिया जाए कि आप जो मुआशी इस्लाहात हुई हैं, ठीक है, या जो इस्लाहात हुई हैं भुट्टो के दौर के अंदर, उन सबको बयान करें। बल्कि आपको ये सवाल आ सकता है कि भुट्टो साहब ने जो इस्लाहात की उनका फायदा हुआ या नुकसान हुआ, या अगर फायदा हुआ तो क्या फायदे हुए, उनके नुकसान क्या हुए। अब इस हवाले से आप लोगों को जो चीजें मैंने पढ़ाई यहाँ पर, उनके अगर देखा जाए तो इनफरादी तौर के ऊपर उनके फायदे हुए। ठीक है, आपके पास जितनी चीजें हमने यहाँ पर की, ठीक है, इनफरादी तौर के ऊपर उसके फायदे हमें मौसूल हुए कि एक फर्द है उसका जाती तौर के ऊपर फायदा हुआ। जाहिर सी बात है, एक शख्स है और उसको तालीम मिल रही है, उसको सेहत मिल रही है, उसको अच्छी तनख्वाह मिल रही है, उसको रोजगार के मौके मिल रहे हैं, तो ये सारी जो है ये आपके पास जाती फवायद जो है वो मिल रहे हैं। इनके फायदे क्या हुए? इन इस्लाहात के फायदे जो हैं एक आम आदमी की जिंदगी के अंदर जिंदगी में ठहराव भी आया और मुआशी इस्तेहकाम भी आया। लेकिन नुकसान इसका यह हुआ, नुकसान इज्तिमाई तौर के ऊपर
मुल्की सतह पर मुआशी अदम इस्तेहकाम का शिकार हुआ मुल्क। ठीक है, मुआशी तौर के ऊपर अदम इस्तेहकाम का शिकार हुआ। वो कैसे हुआ? जाहिर सी बात है कि जब चीजों को नेशनलाइज कर दिया गया, सनतें नेशनलाइज हो गई, तो लोगों का वो इंटरेस्ट, वो दिलचस्पी नहीं रही कि वो नई नई इंडस्ट्रीज जो है वो लगाएं। ठीक है, और उन्होंने कोशिश की कि अपना सरमाया यहाँ पर इन्वेस्ट करने की बजाय बाहर के मुल्कों के अंदर जो है वो सरमायाकारी करें। उनके ऊपर भी पाबंदियां लगी, उनको भी इस चीज से रोकने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन जाहिर सी बात है जिसने अपना सरमाया नहीं लगाया हुआ था वो दोबारा यहाँ पर नहीं लगाना चाहता था, क्योंकि उसे ये खौफ था कि अगर मैं ये सरमाया लगाऊंगा तो उसका मुझे नुकसान होगा। इसके बाद जो बाकी चैप्टर्स हैं, जो बाकी चैप्टर का बाकी हिस्सा है, वो भी हम आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। ठीक है, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, और मिलेंगे अगले एपिसोड के अंदर।